अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी लोकसभा मतदार संघ में जिस तरह से मुस्लिम समाज ने काया पलट की है और पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज मिसाल बना है कि यहां पर अपने मतदान किस तरह से दिए जाए। और 90% मतदाताओं ने, मुस्लिम समाज के खास तौर से 90% वोटर्स ने वोट का इस्तेमाल किया है और यहां पर काया पलटने का काम भी मुस्लिम समाज की जानिब से किया गया है। मुस्लिम समाज अब अपने मत को लेकर, अपने वोट को लेकर बेदार हो चुका है। यह 2024 में पता चल ही चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस तरह से यहां पर अब चल रही है, आने वाले 2 महीने के बाद में महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन लगने वाले हैं और उसी के चलते आज परभनी शहर में एक मांग हो रही है परभनी विधानसभा मतदार संघ के तमाम ही मुस्लिम समाज के मतदाताओं की जानिब से कि इस बार 2024 में मुस्लिम उम्मीदवार को ही यहां से हम भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अब यहां पर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति अपने तमाम ही मतदाताओं को लेकर क़यादत करता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके गढ़ के रहमान खान साहब हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता है मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक विभाग के। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी है और मुस्लिम समाज ने यहां पर जो मतदान किया है, यहां कौन सा कैंडिडेट है जो सुटेबल है शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस गठ से, जो मुस्लिम समाज की क़यादत कर सकते हैं। और मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, बौद्ध समाज, ऐसे तमाम समाजों के वोट हासिल करने की काबिलियत रखता है। हम हमारे स्टूडियो में रहमान खान साहब इन्हें बुलाया है और इन्हें बुलाने के बाद में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट है जो शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस को विनर बना सकता है। 26 जुलाई 2024 को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके पार्टी से जयंत पाटिल साहब ये भी यहां पर चिंतन बैठक के लिए आने वाले हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के। उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया रहमान खान साहब इनकी है। रहमान खान साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से आप देखते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद चंद्र जी पवार, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर में ये तो बता ही दिया है कि शरद चंद्र जी पवार इनकी पावर क्या है। और परभनी विधानसभा मतदार संघ से, जिस तरह से परभनी विधानसभा मतदार संघ के परभनी शहर जिला अध्यक्ष जाकिर लाला खान, ये पिछले कई दिनों से इनके बारे में परभनी के मुस्लिम समाज की जानिब से ये चर्चा चल रही है कि परभनी विधानसभा मतदार संघ से जाकिर लाला खान इनको भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी, ऐसा भी मतदाताओं की जानिब से चर्चा चल रही है। हकीकत में क्या है, जाकिर लाला खान पिछले 3-4 टर्म से नगर सेवक हैं और इनके वार्ड में इन्होंने अच्छा काम भी किया है। इस वक्त शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के परभनी जिला शहर अध्यक्ष है। यहां किस तरह का माहौल है राष्ट्रवादी कांग्रेस का? आप लोग जो काम करते हैं, आपने क्या देखा है और किस तरह की प्लानिंग यहां पर होनी चाहिए? जबकि मुस्लिम समाज में तकरीबन 55 लोगों के नाम ऐसे आए हुए हैं जो परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए इच्छुक हैं और लोग इन्हें लाइक कर रहे हैं। ऐसे 55 लोगों के नाम आए हुए, हकीकत में क्या है, किस तरह से आप देखते हैं शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस में किस तरह से, या मुस्लिम समाज की क़यादत करने के लिए कौन सा व्यक्ति होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आज तक चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि परभनी के अंदर जो राजकारण चलता है जी, इसके ऊपर आपकी एक बहुत अच्छी नजर उनके ऊपर है कि इस बार विधानसभा में क्या होने वाला है। जी, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के विचारों से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ जी, ये आपने देखा है जी, इंडिया अलायंस से गठबंधन होने के बाद में महाराष्ट्र की जो राजनीति है जी, इसके अंदर बहुत सारा उलटफेर हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से अजीत दादा का गुट एक बार शिंदे गट को जाके मिल गया, यानी कि भाजपा को जाके। जी, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से शिवसेना को फोड़ा गया, जी, वो फोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक डिफेंस लाइन बनाई। लोगों को यह समझ में आ रहा था कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी अजीत दादा जाने के बाद में टूट जाएंगी। मैं आपको बताता चलो अखिल भाई कि ये एक वहम था। पवार साहब ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी में आए और उन्होंने एक गांव से लेके, एक खेड़े से लेके शहर, मोहल्ला, जिला, शहर की बांधनी की है और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने
ये बताया है कि पवार साहब के राजकारण को चैलेंज नहीं है। जी दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने जो महाराष्ट्र के लिए किया है, परसों पुणे में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान भाजपा के रक्षा मंत्री जिनको हम कहेंगे अमित शाह जी ने कहा है कि शरद पवार जी ने क्या कहा, शरद पवार जी ने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए। तो बड़े मुस्कुराने वाली बात कि जिस स्टेडियम के अंदर अमित शाह जी भाषण दे रहे थे वो स्टेडियम शरद पवार ने बनाया है कि इस महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं जिनका फ्यूचर है वो अपने स्पोर्ट्स एकेडमी में आके खड़ा रहे। पवार साहब ने क्रिकेट में भी योगदान दिया है जी ये आप बखूबी जानते हो। जी पवार साहब ने कबड्डी में भी अपना योगदान दिया है। आज वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, उसके अंदर जो जीत हुई है जी मैं ये समझता हूं जिसके अंदर बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, इनको लाने में पवार साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जी अब ये कौन सी भावना से अमित शाह बोल रहे हैं कि पवार साहब ने क्या किया, ये तो बच्चे वाली बात होगी। रही दूसरी बात कि अब आते हैं हम परभनी के सवाल के ऊपर जो आपने कहा है। परभनी में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने हमको एक खासदार दिया है, कई आमदार दिए हैं, महानगर पालिका के अंदर कई महापौर दिए हैं, नगर अध्यक्ष दिए हैं। और यहाँ पे परभनी एक माइनॉरिटी जिला होने की वजह से, माइनॉरिटी शहर होने की वजह से यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट में शरद पवार साहब का बहुत बड़ा है। दुविधा यह है कि यहाँ पे जो लीडरशिप तैयार होना चाहिए थी वो लीडरशिप कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से डाउनग्रेड में आ रही है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और यहाँ पे उनके साथ में काम करने वाले जो लोग हैं जिनको मराठी में कहा जाता है कड़ा गड़ा सा कार्यकर्ता, जी जी साहब की नजर उनके ऊपर बहुत बारीक है, वो वहां तक पहुंचते भी है। लेकिन होता यह है कि यहाँ की जो जिला कार्य करने की जो लॉबी है, जिसके अंदर हम मान लो कि मराठा लॉबी है, जिसके अंदर मान लो हम कि अभी चल रहा है ओबीसी वर्सेस मराठा ये लॉबी है, कुछ राजकारणिक ढोई तो हुए अपने को मानने वाले लोग मुस्लिम समाज को यहाँ पे सिर्फ नगर पालिका तक ही सीमित रखते हैं। मेरी ये सोच है, पिछले कई लोकसभा में हमने हमेशा से ही पवार साहब की बात सुनी है और हमने पवार साहब ने जो भी कैंडिडेट दिया है उसको 100% हमने वोट दिया है परभनी के आवाम ने। उसके बाद में अभी हाल ही में लोकसभा हुई जिसके अंदर हमारे खासदार बंडू जाधव साहब, इनको भी जो चैलेंज था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बंडू जाधव इस बारे में नहीं आएगा, वो जो पार्सल आया था सातारे से वो पार्सल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत, और वो ताकत इसलिए झोंकी गई थी कि परभनी जिले के अंदर जो राष्ट्रवादी का पैच है, यहाँ पे आपने पिछली बार देखा होगा कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति हो गई, महानगर पालिका हो गई, उसके बाद में पीडीसी बैंक हो गया, उसके बाद में यहाँ के कई छोटे नगर पालिका और महानगर परिषद है, पंचायत समिति है, यहाँ पे प्रभाव ज्यादा तो राष्ट्रवादी का ही देखा गया। इवन हमारे पिछले कुछ नगर पालिका के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस का सपोर्ट लेकर ही कांग्रेस के लोग बैठे हैं। पिछले बारी में जो पहला महापौर बना हमारे पास में वो भी तो राष्ट्रवादी का था। जिला परिषद हमारे पास में है, पंचायत समिति हमारे पास में है, नगर पालिका हमारे पास में है, महानगर पालिका हमारे पास में है, और उसके अलावा अभी जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, उस लोकसभा के अंदर परभनी का ये माहौल देखा गया कि 72% मुस्लिम अवाम ने बंडू जाधव को वोट किया सिर्फ पवार साहब के गठबंधन को देख, जो पवार साहब ने इंडिया अलायंस के साथ में गठबंधन किया जी। तो यहाँ पे कुल 1,17,000 18,000 से 1,20,000 तक जो वोटिंग है ये मुस्लिम वोटिंग है, और ये इस इलेक्शन में बड़े मायने रखती है। पिछले बार आपने कुछ इलेक्शन देखे अखिल भाई, आपके भी बड़ी जानकारी रखते हैं, 50, 55, 60,000 वोट तो हम यूं ही लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में से, जिसके अंदर लियाकत साहब का नाम है, उसके बाद में विखा लाला का नाम है, सज्जू लाला जो हमारे मरहूम अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी एक अच्छा यहाँ पे नाम था। और लेकिन हुआ ये कि राष्ट्रवादी से ऐसे चेहरों को उभरने की जगह ही नहीं दी गई जी। तो अभी पवार साहब और इंडिया अलायंस से गठबंधन की वजह से इस बार तो हमने
वोट हमारे बंडू दादा जी को दिया है और वो आज दिल्ली में भी बैठे हैं। लेकिन हम ये चाह रहे कि ये मुसलमान कम्युनिटी दूसरे अदर कम्युनिटी को कब तक बड़ा बनाए। भाई हमारी भी एक सोच है कि एक मुसलमान का आमदार यहाँ पे होना चाहिए। आज देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां पे एक भी मिनिस्टर मुस्लिम समाज का नहीं है। लोकसभा में अगर हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो लोकसभा में आवाज उठाने वाला कौन है? जी, महाराष्ट्र से कोई नहीं है। विधानसभा का अभी देखा जाए तो आज जो विधानसभा है उस विधानसभा में भी कोई मुस्लिम नहीं है जो मुसलमानों की आवाज उठाए। मैं आपको ये बात बताना चलो, अभी महाराष्ट्र बहुत गर्म है। विशालगढ़ का जो मैटर हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को गोधा बनाना चाहती है? जिस तरह से गोधा कांड हुआ इलेक्शन पीरियड में हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उठी और वहां से उठने के बाद में उन्होंने राम मंदिर का मैटर लिया और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिलकर अपना एक संगठन खड़ा किया और उस संगठन के जरिए से आज वो इंडिया लेवल पे राज कर रहे हैं। यहाँ के 18 पगड़ जाति के जो लोग हैं, जो भारत में रहने वाले अलग अलग समाज से जो आने वाले लोग हैं, उनको दबाया और कुचलाया जा रहा, जिसके अंदर सबसे बड़ा टारगेट मुस्लिम समाज को किया जा रहा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1.5 करोड़ से ऊपर मुसलमान पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो माइनॉरिटी है। मैं पवार साहब से ये बात कहने वाला हूं कि इस बार हमारे माइनॉरिटी को ख्याल में रखते हुए मुसलमानों की क़यादत के अंदर आप फैसला लें। अगर पवार साहब महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को जगह देते हैं तो आने वाले वक्त में जिस तरह से लोकसभा के अंदर महाविकास आघाड़ी के लोगों को वोट दिया गया, इस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र में 2024 में अगर मुसलमानों को कहीं जगह दी जाए, एमएलसी नहीं चाहिए हमको, एमएलसी की आवाज उतनी नहीं दबती जो लोक प्रतिनिधि की आवाज दबती है। लोक प्रतिनिधि अपने सवा लगता है, एमएलसी आमदार अगर आप देते हैं तो वो किंतु परंतु में ही बात करता है जो पक्ष पार्टी को समझ में आए। लेकिन अगर आप पब्लिक से आमदार चुन के आएगा तो पब्लिक की बात रखेगा। हमारे परभनी के अंदर अभी परसों जयंत पाटिल साहब आने वाले हैं जी, यानी 25 तारीख के शाम में वो आएंगे और 26 तारीख को यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है निष्ठावंत कार्यकर्ता। अब राष्ट्रवादी छोड़कर जो लोग चले गए अजीत दादा के ग्रुप में, उसके बाद में प्रभाव हमारा कम नहीं हुआ। उस बार हमारा प्रभाव कम नहीं हुआ। हालांकि अजीत दादा ने दूसरा ग्रुप बनाने के बाद में मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बढ़ चुका है परभनी के अंदर। पिछले बारी में 50, 52, 54% मुस्लिम का वोटिंग होता था, लेकिन इस बार 70, 72, 75% हुआ है। और खास बात यह रही भाई कि जुमा का दिन होते हुए भी हमारे परभनी के अंदर जो लोकसभा के वोटिंग हुए, तीसरा टप्पा जो हुआ, तो वो जुमा का दिन था। सारे मुसलमान के महिला, बच्चे, बूढ़े, 70, 72, 80 साल के, 90 साल के लोग वहां पे 9:30 बजे इस तरह पहुंचे कि कहीं एक दावत हो घर की, एक घर का प्रोग्राम हो। तो ये जो आज का जो माहौल चल रहा है मुसलमानों को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जानता हूं कि आज महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान जागरूक हो गया है। उनका वेल एजुकेशन आप मोहल्ले तक पहुंचा है। उसकी वजह मुसलमानों की क़यादत करने वाले जो हमारे उलमा हैं जी, जहां पे उलमाओं ने बहुत बड़ा रोल निभाया है जी। हर मोहल्ले में, हर मस्जिद के अंदर इस बारे में हमको क्या करना है, इसके अंदर बात की गई है। और हमारे उलमाओं ने इस बार 100%, मैं ये बोलता हूं चैलेंज के साथ में, इस लोकसभा में हमारे उलमा ने 100% अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो इंशाल्लाह इस बार विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोग चुन के आएंगे, लेकिन उनको आने के लिए पार्टी ने टिकट देना चाहिए और टिकट देके उनको डिफेंस सिस्टम में भी आना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा क्षेत्र के अंदर पवार साहब ने अहमदनगर, उसके बाद में बीड़ हुआ, डिंडोरी हुआ, उसके बाद में नासिक का एरिया होगा, उसके बाद में सातारा हुआ, माड़ा हुआ, पूना का जो लोकसभा क्षेत्र था, ऐसे जितने लोकसभा क्षेत्र थे, पवार साहब, सुप्रिया ताई, उसके बाद में जयंत पाटिल साहब, राष्ट्रवादी के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता, वहां पे उन्होंने पुरजोर तरीके से ताकत लगाई और हमारे विधानसभा के 10 सीट के अंदर से 8 सीट चुन के आए लोकसभा के।
जब लोकसभा में हमारे कैंडिडेट चुन के आते हैं, और आपने बड़ी तादाद में ये भी सुना होगा कि जितने भी खासदार चुन के आए उन्होंने सभी ने कहा कि हमारे जीत में मुसलमानों का बड़ा हाथ है, उनके वोटिंग के वजह से हम जीत के आए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पवार साहब इस बार विधानसभा में मुसलमानों के बारे में जरूर सोचेंगे, और यहाँ पे आने वाले वक्त में 25 तारीख को जयंत पाटिल साहब आ रहे हैं, तो उनके सामने हम ये प्रस्ताव रखेंगे कि परभनी विधानसभा के अंदर जैसा गंगाखेड़, उसके बाद में घनसावंगी, उसके बाद में परभनी, जिंतूर, उसके बाद में हम आते हैं पाथरी विधानसभा क्षेत्र जो आएगा। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह से है, और मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बार तय कर दिया है कि इस बार हमको मुस्लिम कम्युनिटी से ही नेता चाहिए जी। क्योंकि हमने हर बार पवार साहब ने या पार्टी ने जो भी उम्मीदवार थोपा है, तो हमको मजबूरन उनको वोट करना पड़ा जी। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं, पिछले बार सज्जू लाला विधानसभा क्षेत्र में खड़े थे, तो वहां पे सज्जू लाला के लिए सभी लोगों ने काम किया। जिस तरह से विखा लाला खड़े थे, उनके लिए भी सभी लोगों ने काम किया। उसके बाद में डॉक्टर राहुल पाटिल को यहाँ पे जी विधानसभा के क्षेत्र के लिए चुना गया। लेकिन आप देखते हैं आपके शहर के अंदर आज रास्तों के क्या हाल है जी। परसों एक मैंने वीडियो क्लिप देखा भाई जी, तो एक लड़की कह रही थी कि हमको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परभनी शहर के अंदर ही जम्मू कश्मीर आ गई है, हमारे परभनी शहर के अंदर ही लोनावाला आ गया है, हमारे परभनी शहर के अंदर ही एक खूबसूरती आ गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो डल झील है, इस तरह डल झील का हाल हमारे परभनी शहर के रास्तों के ऊपर हो गया है जी। तो हमारे पास में अब डिलीवरी जो होती थी भाई जी, सर्जरी ज्यादा होती थी जी। अभी ये हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, क्योंकि ऑटो के अंदर जो लेडीज जा रही है उसको इतने झटके लग रहे हैं कि उसको 12 दिन पर क्या वो टेंशन नहीं रहा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं ये सोचना बताना चाह रहा हूँ आपको, आपके मीडिया के माध्यम से, कि परभनी के रास्ते के हालात बहुत खस्ता हो गए। यहाँ पे डेवलपमेंट के लेकर कोई विचार नहीं कर रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम के ऊपर सिर्फ लोगों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा खंत है, पब्लिक जो आवाम है वो आवाज नहीं उठा रही, और जो आवाज उठाने वाले लोग हैं आज उनको कहीं ना कहीं टेंडर के नाम से, पैसे देने के नाम से, दोस्ती के नाम से दबाया जा रहा है, या तो दादागिरी के नाम से दबाया जा रहा है। हमारा परभनी जिला आज हमारे बाजू में लातूर हो गया जी, इसके बाजू में जो हिंगोली हुआ, उसके बाद में आज जालना देखो कौन से लेवल पे है। तो हमारा सबसे पुराना जिला होने के बाद में भी हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। अब जब इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएंगी तो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान कहाँ जाएंगे? तो इनको डेवलपमेंट करने के वास्ते मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा एक चेहरा यहाँ पे सामने आना चाहिए। अब एक आप बोलेंगे कि पढ़ा लिखे तो डॉक्टर राहुल पाटिल भी है जी। राहुल पाटिल साहब पढ़े लिखे हैं, ये बात सही है, लेकिन परभनी के लिए उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है? यहाँ के रास्ते 20 साल से वैसे ही है। यहाँ के नल पट्टी, घर पट्टी के मामले तो आप सभी को पता है। यहाँ पे महानगर पालिका बना के मैं ये सोचता हूँ कि हमारे लीडरों ने खुद का पेट भरने के लिए महानगर पालिका बना दी, जिसका टैक्स का खामियाना एक आवाम को भरना पड़ रहा है जी। आज देखा जाए तो हमारे शहर में सुबह से शाम तक 5 बार लाइट चली जाती है। उसके अंदर रमजान में हमको बार बार निवेदन देना पड़ता है कि भाई लाइट मत जाने दो जी, रमजान का महीना चल रहा है। दीपावली का मौसम आता है तो हमको यहाँ पे निवेदन देना पड़ता है कि भाई लाइट बंद मत करो। गरबा का मौसम आता है, जो हमारे हिंदू भाई बहन सामने आते हैं, गरबा खेलते हैं, उस टाइम पे पूजा पाठ होती है। दुर्गा जब हमारे यहाँ परभनी में बैठती है, तो ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है यहाँ पे हमको निवेदन देना पड़ता है एमएससीबी के लिए कि यहाँ की लाइट ना बंद हो, इसका ख्याल रखे। ये शर्म वाली बात है हमको। हमारे परभनी में कई खासदार है, आजी माजी भी है। अभी देखा जाए तो हमारे परभनी के अंदर 2 खासदार पाए जाते हैं जी। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र में हम आएंगे तो हमको नजदीक नजदीक 3 आमदार मिलते हैं। तो डेवलपमेंट कहां है? कल तक का एक आमदार आज 3 मंजिला की बिल्डिंग में कैसा आया? ये सोचने वाली बात है। एक आमदार जिसके बाद में कुछ भी नहीं था, आज वो फॉर्च्यूनर में कैसे घूम रहा है? लेकिन एक कार्यकर्ता
जो कल भी पैदल था वो आज भी पैदल है। जी, इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये जो बात पार्टी के लिए काम करता था। जी जी। तो जो पार्टी के लिए काम करते हैं ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं ये सोचता हूं ये हमारा बहुत बड़ा खंड है। और जैसा आपने परभनी विधानसभा के बारे में बात ली कि यहाँ पे अभी एक जलसा हुआ है विशालगढ़ के मामले जी जी, जहां पे मुसलमानों को अटैक किया गया। ठीक है, वो उनका कोर्ट मैटर है, वो जो भी कोर्ट के अंदर चल रहा है वो अतिक्रमण का वो मामला अलग था। लेकिन वहां से गजापुर जो 6-3-4 किलोमीटर के ऊपर गांव है वहां पे जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ उसका बहुत सारा असर आज मुस्लिम समाज पे आया है। क्योंकि लोगों में से ऐसी प्रतिक्रिया निकल रही है कि जिन महाविकास आघाड़ी के लोगों को हमने चुन के लाया है भाई उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी। अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र के आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब जी उनको पूना से आगे जाने ही नहीं दिया गया। इधर पवार साहब ने उसके ऊपर आवाज उठाई, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अजीत दादा पवार साहब ने आवाज उठाई इस बात में। अजीत दादा साहब वहां पे जाके आए। जी तो ये जो सहानुभूति है ये हमारे देश की एकता और अखंडता का एक प्रतीक है। जी, ये हिंदुस्तान जो है सभी जाति धर्म को लेके चल रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक नेता हमारे एकता को तोड़ने के पीछे लगे हैं। वो किसी के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने खुद के लिए है। जी, इसी बात को लेकर परभनी में भी कुछ ऐसे कुछ फसादात हुए, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको मिटाने की कोशिश की। ये हमारा परभनी शहर एक शांति का प्रतीक है। और अब जो मुस्लिम कम्युनिटी से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक है, क्योंकि परभनी विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद रहता हूँ जी, और यहाँ का राजकारण मैं जानता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ चेहरे जो अभी अभी उभर के आए हैं परभनी के अंदर, अभी बहुत सारे चेहरे नए नए उभर के आए जी जी, और वो फाइनेंशियल स्ट्रांग भी है जी, और अपने कौम का दर्द भी वो रखते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे चाहे पुलिस स्टेशन का मामला हो या किसी धर्म का कुछ मामला होता है, दंगे फसाद होते हैं, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की जो एक तहजीब है वो यहाँ के मुस्लिम नेता भी लेके चल रहे हैं। अभी यहाँ पे नए नए चेहरे के अंदर मैं मान लूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अभी जैसे हमारे जाकिर लाला है जी, जाकिर लाला भी एक अच्छा चेहरा है विधानसभा के लिए। फाइनेंशियल स्ट्रांग भी है, काफी कम्युनिटी भी उनके पीछे है। उन्होंने पिछले कई साल से महानगर पालिका में चुन के आ रहे हैं। अभी गट के एक नेता भी है वो महानगर पालिका के। और उसके बाद में सारी कम्युनिटी के अंदर उनका भी नाम है जी। और उनको वो खेती बाड़ी यहाँ परभनी के अतराफ के जो विलेज है, जो छोटे छोटे गांव हैं, उस गांव में उनकी अच्छी पहचान है जी। तो वो एक चेहरा विधानसभा के लिए हो सकता है। दूसरा हम आ जाएंगे शहर में तो आज सैयद खादर जो है जी, वो भी अपने कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद में माजू लाला है, वो भी अपने कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा चेहरा है, वो भी नगर पालिका में काम कर चुके हैं। पिछली बार अली खान साहब जो है वो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में यहाँ के परभनी के अच्छे बिजनेसमैन जिनको सम्मानित भी किया गया है, एक अच्छे वक्ते भी है मोहम्मद गौज़ैन साहब जी जी, उनको भी पिछले विधानसभा का अच्छा नॉलेज है, वंचित से लड़े थे वो। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई जो है विधानसभा के लिए इच्छुक है। तो मैं ये सोचता हूं कि परभनी के उलमाओं के साथ में बैठ के, क्योंकि उलमा मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम रखने वाली चीज है, जिसमें आलिम है, हाफिज है, मुफ्ती है, खारी है। तो मैं ये सोचता हूं ये जितने भी लोग अपने कौम का दर्द रखने वाले, परभनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर अपने कौम का दर्द रखने वाले और एक अच्छी सोच लेकर चलने वाले, इन लोगों ने उलमाओं के साथ में बैठकर एक गुफ्तगू करना चाहिए। बिल्कुल सही। और उलमाओं के साथ में गुफ्तगू करने के बाद में आप सब, मैं ये सोचता हूं कि आप सब ने मिलके एक रहनुमा आपने खड़े करना चाहिए। जैसे कि आज जरांगे पाटिल मराठा समाज को लेके जो जरांगे पाटिल लीड कर रहे हैं, इसी तरह से आप विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक लीड कीजिए आप कि हमारे शहर से ये शख्स जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है। अयूब भाई जो आज सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव है, आप शायद नहीं जानते हैं, आज से 15 साल पहले राजकारण के क्षेत्र में वो मेरे आइकॉन रह चुके हैं वो। जी जी। अयूब भाई जो है, अयूब भाई एक ऐसे शख्स है जिन्होंने मुझे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत के टीम में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सदर बनाया था।
और इन्होंने ही, मैं तो शुक्रगुजार हूं अयूब भाई आपका कि आपने जिस बीज को जमीन में डाला था और उसको जो आपने पानी डाल के जो भी मेहनत आपकी थी, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे जो उस्ताद अयूब भाई है, आज उनके सामने मैं खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूं। हमारे पास है एक और शख्स का नाम मैं आपके सामने लूंगा, जिसका नाम है मोहित अंसारी जी। काफी तड़प उनके पास में भी कौम की थी जी। लेकिन वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुए। लेकिन हमारे जो अयूब भाई है, ये कोलैप्स नहीं होते हुए सोशल मीडिया के अंदर आके एक नए नए चेहरे को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाला है वक्त का भवितव्य है, ऐसी उनकी सोच है। तो अयूब भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है इनका भी, और समाज के अंदर, समाज के उस लीडरशिप के घटक के अंदर एक इनका भी एक मुकाम है, क्योंकि लीडरशिप जिसको कहा जाता है किंग मेकर जी, वो किंग मेकर के अंदर अयूब भाई का नाम परभनी में कहीं ना कहीं आता है। तो ये सारी चीज होती है भाई, मैंने काफी कुछ सीखा उनके पास से, मेरा कैडर उन्हीं की वजह से हुआ है। राजकारण में ओटे चबूते से आदमी कभी बड़ा नेता नहीं बनता, उसके लिए तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां है, दिगर पार्टियां है। अभी इंडिया अलायंस के तो मैं सोचता हूँ कि बंडू जादव साहब जो खासदार बन चुके हैं, अभी वो तो दिल्ली भी पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम चेहरा देना चाहिए जी राष्ट्रवादी की तरफ से। काफी साल हुए हैं ना, मैं ये सोचता हूँ कि लियाकत अंसारी और सज्जू लाला के बाद में मुस्लिम चेहरा कोई उभरा ही नहीं यहाँ पे, और मुस्लिम क़यादत करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। अभी परभनी लोकसभा के विधानसभा के अंदर वंचित है, एमआईएम है, अब उसके बाद में उधर देखते हैं अजीत दादा की राष्ट्रवादी है, भारतीय जनता पार्टी है, एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, इधर हम आते हैं महाविकास आघाड़ी में तो शरद चंद्र जी पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसके बाद में उद्धव बाला साहब ठाकरे का शिवसेना है और कांग्रेस है। अब इसके अलावा जरंगे पाटिल का क्या रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तो 288 सीटें लड़ाऊंगा जी। तो अगर उनके हिसाब से मराठा, मुस्लिम और वंचित बौद्ध समाज जो है, अगर वो एक जगह आए तो तकरीबन यहाँ पे चेहरा ही बदल सकता है जी। और परभनी शहर के अंदर जो 1,20,000 1,15,000 जो मुस्लिम वोटिंग वन साइड चलेगी, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी का या कि मुसलमान मुस्लिम चेहरा यहाँ से 100% आमदार बन के आ सकता है। क्योंकि पिछले कई हमने विधानसभा देखे जी, कोई भी पक्ष का आमदार रहने दो, वहां पे 15 से 20,000 25,000 या तो मुस्लिम कम्युनिटी के वोटों की जरूरत पड़ती है जी, या तो फिर अदर कम्युनिटी के लोगों के वोटों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जी जी। और मैं एक मुसलमान आदमी हूँ, मुस्लिम आदमी का क़यादत होना चाहिए, उसकी एक लीडरशिप होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो परभनी तो मुस्लिम कम्युनिटी को आमदारकी देनी ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे मुंबई हो गए जी, मुंबई के 4 प्रभाग हो गए जी, वहां पे मुस्लिम की कम्युनिटी का आमदार देना चाहिए जी। नागपुर हो गया जी, अकोला हुआ जी, उस्मानाबाद, औरंगाबाद में भी तो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारा है, तो वहां पे देना चाहिए। जालना का एक वक्फा आता है, तो जालना में भी देना चाहिए। ऐसे जहां पे मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पे सभी पार्टियों ने मुस्लिम क़यादत करने वाले लीडरशिप को टिकट तो देना ही चाहिए, लेकिन जी उनके पीछे पूरी तरह से खड़े रहना चाहिए। जिस तरह से आज के वक्त में उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की हिम्मत कहीं ना कहीं पस्त हुई, ये हमने सोशल मीडिया में देखा है जी। लेकिन लोकसभा के वक्त में जिस तरह से मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा जी, मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे का जो खड़ा हुआ है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे की सीटें भी लोकसभा में ज्यादा आई जी जी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं जी। और परभनी के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, परभनी के मुसलमान आवाम कब तक दूसरों को वोट देंगी भाई। नेशनलाइज जो पार्टियां है, इनका काम है कि मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए और मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे 100% खड़े रहना। तो हम ये प्रस्ताव रखेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हकीकत में परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर जिस तरह से यहाँ पर
यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति होना चाहिए। अब जहां आपने शरद चंद्र जी पवार साहब इनकी बात कही है, टिकट तो मिल जाता है मुस्लिम व्यक्ति को, लेकिन यहाँ उसके पीछे, उस व्यक्ति के पीछे खड़े रहकर दूसरे दीगर समाज के भी मतदान होना बहुत जरूरी है। यही बात आज जनता की ओर से कही जा रही है। अगर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को शरद चंद्र जी पवार साहब इनके पार्टी से टिकट दिया जाता है तो सिर्फ टिकट ही ना दे, बल्कि टिकट देने के बाद में उस व्यक्ति के पीछे खुद शरद चंद्र जी पवार साहब इनकी पार्टी के तमाम ही समाज के लोग खड़े रहें और उस व्यक्ति को चुनकर लेकर आए। ये जिम्मेदारी भी यहां पर लेनी होगी। और मुस्लिम समाज का वन साइड वोट अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को मिल जाता है तो 100% वो व्यक्ति यहां से इस बार 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा से परभनी विधानसभा मतदार संघ क्षेत्र से यहां पर भारी अक्सरियत से चुनकर आ जाएगा। और सिर्फ परभनी विधानसभा मतदार संघ ही नहीं, बल्कि परभनी लोकसभा मतदार संघ में लगभग परभनी विधानसभा मतदार संघ, जिंतूर सेलू विधानसभा मतदार संघ और साथ ही यहां पर पाथरी विधानसभा मतदार संघ, गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ, ऐसे मतदार संघ है। और इसके अलावा या अगर देखा जाए तो जालना जिले का एक परतूर शहर, परतूर तालुका आता है जिसमें घनसावंगी है, यह एक विधानसभा मतदार संघ हमारे क्षेत्र में आता है। ऐसे लगभग 5 यहां पर आमदार हो जाते हैं। जहां लोकसभा जहां तक है, परभनी लोकसभा मतदार संघ जहां तक है, यहां तक अगर शरद चंद्र जी पवार साहब इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस मेहनत करती है और वन साइड शरद चंद्र जी पवार साहब इनके और दीगर इनके साथ जो अलायंस में पार्टीज हैं, इन लोगों के अगर यहां पर आमदार चुनकर आते हैं तो खास तौर से यहां कुछ हद तक परभनी विधानसभा मतदार संघ, पाथरी विधानसभा मतदार संघ जो मुस्लिम बहुल एरिए हैं, ऐसे क्षेत्र में यहां पर शरद चंद्र जी पवार साहब इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस से यहां पर लोगों ने चुनकर भी आने की जिम्मेदारी, जिस तरह से यहां पर मुस्लिम समाज यहां परभनी विधानसभा मतदार संघ से मांग कर रहा है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति यहां से चुनकर आ सकता है, तो ऐसी सूरत में उस व्यक्ति का ही यहां से सपोर्ट किया जाए और मुस्लिम व्यक्ति के लिए कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए यहां डिमांड की जा रही है जनता की जानिब से। ये थे अब्दुल रहमान खान साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र जी पवार साहब इनके गढ़ से ताल्लुक रखते हैं और इनमें हर समाज को लेकर और डेवलपमेंट को, विकास को लेकर जिस तरह से तड़प है, ये तड़प ही ये बताती है कि मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि किसी भी समाज के व्यक्ति अगर यहाँ पर विधानसभा मतदार संघ से 2024 का इलेक्शन लड़ते हैं तो खास तौर से मुस्लिम समाज का यहाँ पर नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। और मुस्लिम समाज के यहाँ जाकिर लाला खान इन्हें शरद चंद्र जी पवार इनकी पार्टी से यहाँ इस बार एक टिकट देना चाहिए, संधि देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और सिर्फ मौका ही नहीं बल्कि उन्हें यहाँ जिस जाकिर लाला खान ही नहीं बल्कि जिस किसी को आप टिकट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हैं, उस मुस्लिम व्यक्ति को यहाँ से विनर कराने की भी कोशिश जरूरी है। और जो व्यक्ति यहाँ से विनर होगा उस पार्टी को मजबूती भी मिलेगी, उस पार्टी को बल भी मिलेगा और मुस्लिम समाज उन लोगों के पीछे सपोर्ट में भी रहेगा। और आने वाले पीरियड में भी मुस्लिम समाज ऐसे क़यादत करने वाले पार्टियों के साथ में सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारे उलमाए दीन जिस तरह से पूरे इंडिया भर में काम करते हैं और उलमाओं के पीछे होना बहुत जरूरी है। और जब तक उलमा हमारे पीछे नहीं रहेंगे, उलमा जब तक गाइडलाइन नहीं करेंगे, तब तक समाज भी बिखरा हुआ ही रहेगा। इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उलमाए दिन का जो काम था ये सराहनीय काम था। और आने वाले वक्त में विधानसभा को लेकर किस तरह का यहाँ का उनका निर्णय होता है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति का नाम उलमाए दिन परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और किस व्यक्ति के पीछे मुस्लिम समाज ने खड़े रहना चाहिए। ये उलमाए दिन पर ही बहुत कुछ मुनसर है, डिपेंड है। और आने वाले वक्त में उलमाए दिन जिन व्यक्तियों के पीछे, जिस कैंडिडेट के पीछे रहेंगे वो व्यक्ति यहां से विनर रहेगा, ऐसा भी माना जा रहा है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और
एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।